विद्यालय जॉबनेर का छठा दीक्षांत समारोह 15 मई को आयोजित होगा, जिसमें माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। और इस जो 6th कन्वोकेशन है, इसमें हम एक बहुत ही जो हमारे प्रख्यात वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों, पद्म श्री डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों, उनको पद्म श्री मिला है लास्ट ईयर उनके कार्य के कारण। उनको डीएससी की डिग्री ऑनरेरी डी काजा विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति द्वारा माननीय राज्यपाल द्वारा प्रदान की जाएगी। उसका निर्णय एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड मैनेजमेंट ने लिया है और उसकी स्वीकृति माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 1106 यूजी की डिग्री जो भी जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, चाहे वो हमारे खुद के हों, चाहे वो राज्य सरकार के पास हैं या फिर जो प्राइवेट हैं, हमारे जुडिक्शन में जितने भी कॉलेज हैं 1106 बीएससी एजी ऑनर्स की डिग्री वो प्रदान की जाएंगी। और एमएससी की 79 मास्टर्स की अलग अलग डिसिप्लिन्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, विषयों में, प्लस एक डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स की जो बीएससी एबीएम प्लस एमएससी का होगा, और 32 डिग्री पीएचडी की विभिन्न विषयों में वो प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ 7 गोल्ड मेडल भी प्रदान किए जाएंगे। इन 7 गोल्ड मेडल में से एक गोल्ड मेडल यूजी का है, जो बच्चा टॉप किया है यूजी में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में। और एमएससी स्तर पर 4 गोल्ड मेडल अलग अलग हमने उनको 4 भागों में बांटा हुआ है। प्लांट साइंस, प्रोटेक्शन, हॉर्टिकल्चर, इस तरीके से। तो उनमें एक हर एक ग्रुप से 4 गोल्ड मेडल वो हैं। और पीएचडी में 2 गोल्ड मेडल, वैसे 3 दिए जाने थे, लेकिन कोई बच्चा इस बार उसमें वो नहीं हो पाया, तो एक तो चांसलर गोल्ड मेडल और एक वाइस चांसलर गोल्ड मेडल, 2 ही गोल्ड मेडल के लिए 2 बच्चे नामित हुए हैं। एक यूनिवर्सिटी का जो गोल्ड मेडल होता है उसके लिए कोई बच्चा compete नहीं कर पाया। तो ये 7 गोल्ड मेडल, और इनमें 7 में से 4 बच्चियां हैं और 3 बच्चे हैं, लड़कियां और लड़के। तो लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन अच्छा है ओवरऑल सारे गोल्ड मेडल्स में। और इस दीक्षांत समारोह के दौरान 3 छोटी छोटी इकाइयों का भी माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें एक तो हमारी जलोपचार की जो सीवर का जो पानी है, जितने भी हमारे कैंपस में रेजिडेंसीज हैं, हॉस्टल्स हैं, गेस्ट हाउस है या यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है, ये पूरा पानी जो भी सीवर का पानी जो जाता है वो पूरा का पूरा हमने एक वो बनाया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IRI नई दिल्ली के सहयोग से, एक बहुत ही लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी के तहत रिसाइकलिंग यूनिट बनाई है। तो उसमें 1 लाख लीटर की कैपेसिटी पर डे की है। इनलेट टैंक भी 1 लाख का, आउटलेट टैंक भी 1 लाख का है। और उसमें किस तरीके से उस विधि द्वारा पानी का बहुत ही कम लागत से साधारण विधि से उपचार करके उस पानी को हम खेती में उपयोग कर सकते हैं, सीमित क्षेत्रों में, सीड क्रॉप्स में, या चारे की फसल जैसे नेपियर घास है या रोड साइड प्लांटेशन है या लॉन्स वगैरह। तो एक तो उसका, और एक दूसरा जो कचरा कैंपस में उत्पन्न होता है, पत्तियां हैं, कितनी पत्तियां पतझड़ में गिरती हैं, उन सब को, एक गीला कचरा भी होता है, तो दोनों को किस तरीके से रिसाइकल करके उसका क्या निदान हो सकता है, एक वो। और एक तीसरा स्टेडियम का जो पवेलियन है उसका भी शिलान्यास माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन की बात है, उद्घाटन किया जाएगा। और तीनों यूनिट्स के अलावा इस
कन्वोकेशन में हमारे जो एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर्स सभी लोग उपस्थित होंगे। और इसमें विश्वविद्यालय की तरफ से, मेरी तरफ से पिछले साल का जो 5वां कन्वोकेशन हुआ था, उसके बाद विश्वविद्यालय में किन किन क्षेत्रों में क्या क्या प्रगति हुई है, उसका पूरा लेखा जोखा एक प्रतिवेदन के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगा। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, शिक्षा की बात हो, शिक्षा में किस प्रकार से हमने गुणवत्ता बढ़ाई है या हमने रिजल्ट को अच्छा किया है। आप साथियों को भी पता है कि कोरोना पीरियड के बाद, कोरोना के दौरान जो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है कहीं तो वो शिक्षा को हुआ है, लेकिन उसके अनुरूप तैयारियां की गई, फैसिलिटीज़, स्मार्ट क्लासरूम्स विकसित हुए, बच्चे जैसे हॉस्टलों में नहीं रहते थे हॉस्टलों में लाए गए और क्लासों में निरंतरता, कंटिन्यूटी मेंटेन की गई और रेगुलर मॉनिटरिंग, स्पेशल क्लासेस करवाना, बच्चों को जो बीएससी करते हैं वो आगे जेआरएफ के लिए या पीजी, प्री पीजी के लिए जाते हैं, उनकी तैयारी विशेष तौर पर कराना इवनिंग आवर्स में। कोई भी बाहर के प्रख्यात लोग किसी वजह से यहाँ आते हैं कैंपस में, या तो कोई वाइवा है पीएचडी का या किसी और कार्यक्रम में आते हैं, उनके द्वारा विशेष व्याख्यान कराना, स्पेशल लेक्चर्स करवाना लगातार हम उस पर कर रहे हैं और बच्चों को लगातार मोटिवेट करना। खास करके मैंने देखा जो लास्ट बैच बीएससी का गया और ये बैच अभी बीएससी फाइनल ईयर का है, जो बच्चों की कोई कमी रही इस महामारी के दौरान, हमने प्रयास किया पूरा कि आखिरी वर्ष में वो कमजोरी या वो कमी उनकी पूरी करें। इस तरीके से हमने प्रयास किया है और साथ ही साथ लेखे जोखे में हम ये भी बताएंगे कि भाई इस दौरान में हमने करीब 20 बच्चों को, या ज़्यादा नंबर था, 30 बाहर जो भेजे, 30 नंबर में 30 बच्चों को हमने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया लगभग 2 महीने के लिए, इसके लिए एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक थाईलैंड में, इस प्रकार से हमने 4 बैचेज में बच्चों को भेजा और बच्चों को न बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक बच्चों ने यहाँ आकर जब एक हमने नई चीज़ और शुरू की कि जो बच्चे बाहर जा के आए, चाहे उस 3rd ईयर के थे चाहे 4th ईयर के थे, उन बच्चों से एमएससी और पीएचडी के छात्रों के बीच में प्रेजेंटेशन करवाया कि आप वहाँ क्या सीख कर आए, क्या देख कर आए। वो एक अनूठा हमने शुरुआत की। फिर फैकल्टी के हमारे लोग लगभग 15 लोग हमने 8 या 10 देशों में भेजे लंबी ट्रेनिंग के लिए, लंबे एक्सपोजर के लिए, और शॉर्ट एक्सपोजर 15 दिन का और लंबा 6 महीने का एक्सपोजर यूएसए, यूके, फिनलैंड, आपका इटली और इसके अलावा थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों में हमने भेजा हमारे वैज्ञानिकों को, ताकि हमारे वैज्ञानिक वहाँ ये देख के आएँ कि भाई वहाँ पे किस तरीके की फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, कैसी लेबोरेटरीज़ है, किस तरीके का अग्रिम पंक्ति का फ्रंट लाइन जो रिसर्च जो बोलते हैं वो कैसी, किस तरीके से, किस अनुरूप हो रही है, और वो आके यहाँ उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें, सुधार करने का प्रयास करें, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए। तो इस तरीके से 15 वैज्ञानिकों को फिर नेशनल लेवल के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सपोजर विजिट हमने छात्रों की CFTRI मैसूर, सीरी पिलानी, निफ्टैम और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में एक्सपोजर विजिट ये हमने करवाई। और जॉब फेयर, एजुकेशन फेयर, हर कैंपस में जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं 14 के 14, उनका आयोजन हमने किया लगातार। और यहाँ पे एक बड़ा जॉब फेयर हमने आयोजित किया। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हम लोगों ने सुधार किया है पिछले 1.5 साल में, 2 साल में, उसके बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। मोटा मोटा सारी चीज़ें तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो प्रमुख चीज़ें वो बताई जाएंगी। इसके अलावा हमारा अनुसंधान के अंदर, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च है, किसान उसी रिसर्च के आधारित है, रिसर्च के ऊपर, तो किसानों के लिए हम क्या कर रहे हैं वो भी बताएंगे
गवार की 2 वैरायटी हमारी बहुत ही बेहतरीन, कर्ण गवार 14 और 15 ये विकसित हुई हैं। और अभी लेटेस्ट पिछले महीने 9, 10, 11 तारीख को जो हमारी वर्कशॉप हुई, एनुअल ग्रुप मीटिंग ग्राउंड नट की मूंगफली की दुर्गापुरा में आयोजित की पूरे देश की, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक फसल डॉक्टर TR शर्मा साहब मुख्य अतिथि थे, ADG भी थे, सब लोग थे, डायरेक्टर्स वगैरह। तो उसमें 5 वैरायटी पूरे देश में विकसित हुई हैं, आइडेंटिफाई हुई हैं, और 5 में से 2 वैरायटी हमारी मूंगफली की RG 648 और दूसरी जो किस्म है RG 575-1 वो आइडेंटिफाई हुई। 2 वैरायटी 5 में से हमारी है, और इसमें से एक वैरायटी 575-1 ये अभी तक की जितनी भी वैरायटी देश में है, प्रोटीन मात्रा हाईएस्ट लेवल पे 30% प्रोटीन। आमतौर पर मूंगफली में जो प्रोटीन का लेवल होता है वो 22-23 के लगभग रहता है, मैक्सिमम 24। तो इट इज़ फर्स्ट टाइम ये वैरायटी एक ऐसी आई है, हम ये कह सकते हैं बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। जैसे बाजरे के अंदर हमने पहले सालों में RHB 233 और 234 वैरायटी डेवलप की हैं, जो जिंक और लेवल में तय मापदंडों से लगभग दुगनी मात्रा जिंक और आयरन के, उसी रूप में ये वैरायटी भी फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वैरायटी देश के अंदर मूंगफली की आई है। इसके अतिरिक्त एक हमने रजिस्ट्रेशन कराया है हमारा बेल का, जो -4 पे सर्वाइव करता है, उसमें यूनिक फ्रूट शेप, साइज और क्वालिटी है। उसका रजिस्ट्रेशन हमने करवाया NBPGR में। इस प्रकार से हम जो नया अनुसंधान करने लगे हैं गेहूं में, जौ में, चने में, बाजरे में, मूंगफली में, उसको एक नई गति हम लोगों ने दी है। और जैसे हमारा गेहूं के ऊपर प्रमुख रूप से जोर जो है वो एक तो बायो फोर्टिफिकेशन पे है और दूसरा टर्मिनल हीट के ऊपर है। बाकी इशू जो कंटिन्यूड वाले हैं, जो निरंतरता से चलते रहते हैं, वो चलते रहेंगे। डिजीज रेजिस्टेंस है, या ईल्ड का करेक्टर है, या सेलिनिटी है, या ड्रॉट है, या नेमेटोड्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स हैं कोई, वो चलते रहते हैं। लेकिन 2 मेजर फोकस हम दे रहे हैं, एक तो टर्मिनल हीट, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा बायो फोर्टिफिकेशन, ये चीज़। और जौ के अंदर ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जौ में शायद पूरे देश में जो हमारा अनुसंधान है वो बहुत बेहतरीन है। बल्कि अभी एक सीमिट की टीम आई थी दुर्गापुरा में सर्दी के अंदर, और उन्होंने जब हमारा जौ का, बारले का रिसर्च प्रोग्राम देखा, तो जो ग्रुप लीडर था उसका कमेंट था कि ऐसा अनुसंधान तो हमारा सीमेंट में भी नहीं है जो आपके पास है, इस तरीके का। तो हम 4 सेगमेंट में काम कर रहे हैं, फीड बारले, ड्यूअल पर्पज बारले, माल्टिंग, जो माल्टिंग इंडस्ट्रीज़ को जाता है वो, जिसमें अभी इंडिया इंपोर्ट कर रहा है 2.5 लाख मेट्रिक टन जौ बाहर से ठंडे देशों से मंगा रहा है। इसके अतिरिक्त एक चौथा काम हमने जो शुरू किया वो किया फूड बारले, कि अभी तक क्या था, जौ के ऊपर छिलका होता है, छिलका हटाना पड़ता है, आपको दलिया बनाओ, आटा बनाओ तो वो हटाना पड़ता है। लेकिन अब हम इम्प्रूवमेंट में वैरायटी जो डेवलप कर रहे हैं उसमें उसको वैरायटी को गेहूं जैसी ही बना रहे हैं। अब वो गेहूं जैसा ही दिखेगा, तो वो मल्टीग्रेन आटे में जा सकता है, उसका बढ़िया बेहतरीन आटा बन सकता है, दलिया बन सकता है। तो ये चीज़ें भी हम उसमें सम्मिलित कर रहे हैं हमारे अनुसंधान में। और एक चीज़ और होती है कि जौ में दिक्कत ये है कि जब पशु खाता है तो जो ऑन्स होते हैं, शालू बोलते हैं शायद उनको हिंदी में, वो पशु के जबड़े को नुकसान पहुंचाते हैं, जख्म कर देते हैं। इसलिए उनको बालियों को अलग करना पड़ता है जब थ्रेशिंग करते हैं। लेकिन अब हम जो नया रिसर्च जो हमने शुरू किया है उसमें हम वैरायटीज़ में ही उसको ऑनलेस कर रहे हैं, शालू रहित कर रहे हैं बिल्कुल, ताकि पशु को चाहे वो कच्चा हरा चारा खाए या पका हुआ जौ खाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आए उसके अंदर। तो इस तरीके से जौ में हम बिल्कुल 4-5 सेगमेंट में काम कर रहे हैं, और माल्टिंग टाइप वैरायटीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये जो इम्पोर्ट है उसको कैसे मिनिमाइज करें उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो बालमार्ट बड़ी कंपनी है माल्टिंग इंडस्ट्री में, उसके साथ MOU साइन किया है। वो हमें मदद करेंगे लेबोरेटरीज़ को करने में, मैन पावर की पैसा देने में, और हमारे बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। हम उनको 5 साल के अंदर 2 वैरायटी कम से कम डेवलप करके देंगे। 2 वैरायटी तो हमारे पास अभी है, लेकिन 2 वैरायटी और उसमें
जो माल्ट के ऊपर खरी उतरती हैं उस रूप में, प्लस हाई यील्डिंग। हालांकि यील्ड के अंदर हम जो ठंडे देश हैं, रसिया, बुल्गारिया, बेलारूस, क्योंकि वहाँ ठंड जो है 4 महीने की पड़ती है, हमारी ठंड 1.5 महीने से ज़्यादा की नहीं, 2 महीने मैक्सिमम है, तो उनसे तो कम्पीट नहीं कर सकते हम यील्ड में। लेकिन फिर भी प्रयास है कि हाई यील्डिंग वैरायटी विद जो सारे जो स्टैंडर्ड्स है माल्ट के, वो लेके उसमें जोड़ें। फिर चने के अंदर भी हम बहुत अच्छा काम आगे बढ़ा रहे हैं, यील्ड को लेके, ड्रॉट को लेके, सैलिनिटी को लेके, और एक जो नया प्रोग्राम हाथ में लिया वो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, कि अब लेबर की कमी है तो क्या कंबाइन से चना हार्वेस्ट हो सकता है क्या, एक इस चीज़ को ध्यान में रख के आगे बढ़ रहे हैं। और ग्राउंडनट के अंदर मैंने जैसा बताया, यील्ड के अलावा कॉलर रॉट और हमारा जो दूसरी प्रॉब्लम्स है उनमें ध्यान में रख के ऑयल कंटेंट और यील्ड और एक प्रोटीन, तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त बाजरे में हमारा मेजर फोकस अब आगे क्वालिटी इंप्रूवमेंट में, बायोफोर्टिफिकेशन तो है ही, लेकिन हमने जो शुरू किया है, जो लोकल लैंड रेसेज हैं राजस्थान की या गुजरात की या राजस्थान में चूरू की हो, चाड़ी की हो, कहीं की बाड़मेर की हो, उनको कलेक्शन शुरू किया है। एक तो हम बड़ा प्रोग्राम हमने लिया है कंजर्वेशन ऑफ लोकल लैंड रेसेज, कहीं वो लुप्त हो जाएंगी, जैसे मथानिया की मिर्ची का हाल हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें विलुप्त हों, उनका कंजर्वेशन। और उसके लिए हमने राज्य सरकार ने हमें एक प्रोजेक्ट भी दिया है कंजर्वेशन के लिए, मीडियम टर्म स्टोरेज, जो फैसिलिटी अभी यहाँ नहीं थी, इतना पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए, विश्वविद्यालय होते हुए, लेकिन ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी, तो जर्म प्लाज्म को कैसे कंजर्व करें लंबे टाइम तक, मीडियम टर्म तक। हम 100 साल की बात नहीं करें, हम कह रहे 10-15 साल तक कम से कम कैसे स्टोर करें, फिर इवेलुएट कर लें, फिर स्टोर कर लें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था और हमें सैंक्शन हो गया है MTS का, उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और इन सारी जितनी भी लोकल लैंड रेसेज हैं उनको कंजर्व करेंगे, और लोकल लैंड रेसेज को, जो देसी बाजरी है, उसको आगे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो नई वैरायटियाँ हैं उनमें खाने में टेस्ट हो, और जो रेंसिडिटी, जो खट्टापन की जो प्रॉब्लम है बाजरे में, आटे में, वो कैसे कम की जाए। और बायोफोर्टिफिकेशन तो हम रखेंगे, जिंक और आयरन के उसमें अनुरूप कितना और बढ़ा सकते हैं वो चीज़, यील्ड का भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा गवार है हमारा, या दूसरी फसलें, सब्जियों में भी हम काम कर रहे हैं। सब्जियों में हम अभी अब बायोफोर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि, और वहाँ पे भी जो लोकल लैंड रेसेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे टिंडा, शाहपुरा का टिंडा है, शाहपुरा इज़ नोन फॉर टिंडा, लेकिन वहाँ की लोकल लैंड रेस बची हैं क्या, उनमें हमने 1-2 वैज्ञानिक को लगाया भाई, जैसे देसी बाजरी का हमने चाड़ी से बिल्कुल किसानों से ये पता करके, अब भाई आपके पास कितनी लंबी हिस्ट्री है, तो किसानों ने हमें बताया 50 साल की हिस्ट्री हमारे पास है। तो वो जर्म प्लाज्म, वो जो हैं लैंड रेस हमने मंगवाई हैं, बाड़मेर से भी मंगवा रहे हैं हम, चूरू से भी मंगवा रहे हैं। तो इसी तरीके से टिंडा हो या रायपुर रानी पाली के अंदर मिर्ची हो, या और भी कोई भी क्रॉप जो यहाँ की नेटिव है राजस्थान की, जो भी लैंड रेस हैं, उनको हम मंगा के कंजर्वेशन का काम और उनको आगे इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स में, नई वैरायटी तैयार करने में उनका इस्तेमाल करेंगे। एक ये, और बायोफोर्टिफिकेशन में जैसे तरबूज के अंदर हमने एक वैरायटी डेवलप की थी पहले, दुर्गापुरा केसर। अभी तक तरबूज का आपका गुद्दे का रंग आपने देखा हुआ लाल होता है, लेकिन इसमें हमने केसर कलर किया है। तो इसी तरीके से अब सब्जियों में भी हम अलग अलग कलर, बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं इसको भी, नेचुरल एंथोसाइनिन और नेचुरल कलर ब्रीडिंग के थ्रू ही उनको प्रयास करेंगे डालने का। और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ड्रोन का यूज़, ड्रोन का जब इस्तेमाल करते हैं, हालांकि हमारे पास ड्रोन का ट्रेनिंग सेंटर है DGC अप्रूव्ड, और हम ट्रेनिंग करा रहे हैं लगातार, लेकिन कई चीज़ें आ रही हैं। अब भाई हाइट कितनी होनी चाहिए, स्पीड कितनी हो, ड्रिफ्ट कितना है, जब फसल के ऊपर छिड़काव करते तो कितना केमिकल वेस्ट जा रहा है, पत्ती के उल्टी तरफ गिर पा रहा है, नहीं गिर पा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना, उसमें हम अनुसंधान में लेके चल रहे हैं, इनके ऊपर अनुसंधान करेंगे। इसके अलावा हमारा जो सरसों और तारामीरा है, उसमें हम 3 चीज़ों पर मेजर फोकस कर रहे हैं, अल्टरनेरिया और स्टेम रॉट, और इसके अतिरिक्त हीट और ड्रॉट। ऑयल और यील्ड तो हैं ही, वो तो रहेंगी निरंतरता से, वो कोई उनमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 3-4 चीज़ों के ऊपर और फोकस कर रहे हैं। और एक ओरो बैंक की
बड़ी समस्या आ रही है। औरो बैंकी को मैं पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, होली का मामला। अच्छा, होली का। तो वो जो है उसको, उस बड़ी समस्या सरसों में तो है ही, सैंडी सॉइल्स में ज़्यादा है, भरतपुर में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जॉबनेर में मिलेगी आपको। जितने भी सैंडी सॉइल्स होंगी, रेतीली ज़मीन, उनमें समस्या है ये। और अब ये आगे बढ़ रहा है, जीरे में जा रहा है, टमाटर में जा रहा है, और बैंकी वहाँ एसोसिएशन कर रहा है। तो इसमें हम निदान कर रहे हैं और NBPGR के साथ हमारा प्रोग्राम है। 1000 लाइन्स को हमने स्क्रीन किया है, दूसरा साल था इस बार, और हमें एक लाइन ऐसी मिल रही है सेकेंड ईयर में भी जिसमें कोई और बैंकी का प्रकोप नहीं होता, कोई एसोसिएशन नहीं है। तो आगे चल के हो सकता है इसका भी निदान हम किसी नई किस्म के रूप में इसमें अपने सरसों के अंदर दे पाएँ। एक ये भी चीज़ है। सीड स्पाइसेस के ऊपर हमने प्रोग्राम शुरू किया है, उसको मजबूत किया है। हमने प्रोफेसर प्लांट ब्रीडिंग में सेलेक्ट किए हैं, उनको लगाया है, PI बनाया है, प्लांट ब्रीडिंग के आदमी हैं। जीरे के अंदर हम चाहते हैं, क्योंकि जीरे का निरंतरता से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और राजस्थान उसमें 1 नंबर पे एक्सपोर्ट में। लगभग जब मैं निदेशक था इस सीड स्पाइसेस इंस्टीट्यूट अजमेर में जो लोकेटेड है उसका, 2012 से 16, तो हमारा एक्सपोर्ट मात्र 400 करोड़ से नीचे का था, और आज हमारा एक्सपोर्ट 4000 करोड़ से ऊपर का है जीरे का, इतने बड़े देश को खिलाने के बाद। लेकिन बहुत समस्याएं हैं जीरे में एक्सपोर्ट में। पेस्टिसाइड रेजिड्यू की है, एफ्लाटॉक्सिन की है, कई बार आती है, एलर्जेंट्स की है, कई दिक्कत आती है, मिक्सचर्स की बात आती है। तो कैसे पेस्टिसाइड रेजिड्यू आता है बीमारी के कारण, अल्टरनेरिया ब्लाइट, किसान ये कालिया, झुलसा, चरमा, इससे डरता रहता है और लास्ट स्टेज तक केमिकल छिड़कता है, फंजीसाइड का स्प्रे करता है, मैंकोजेब जैसे का। और जब जीरा पकने को होता है उससे 1 हफ्ता पहले भी स्प्रे करता है, तो बीज के ऊपर चिपक जाता है केमिकल, और बाहर जाते ही वो एक्सपोर्ट में डिटेक्ट हो जाता है, तो हमारी कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने का खतरा रहता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब हम वैरायटीज़ को ये लेके आ रहे हैं, भाई क्या वैरायटी क्रॉप एस्केप नहीं कर सकती, क्योंकि अल्टरनेरिया जो झुलसा है बाद में आता है एंड पे जाके, फरवरी के महीने में और जनवरी एंड में। तो पहले वैरायटी जितनी है 125-130 दिन की है, अब हम चाह रहे हैं 100 दिन की वैरायटी ले आएँ लगभग, तो अपने आप जीरा उस क्रॉप से एस्केप कर जाएगा। और जॉबनेर जैसी जगह, सीकर में, रेनवाल में, इन इलाकों में जीरा होना बंद हो गया अजमेर में, तो इसको हम रिवाइव कर सकते हैं अगर हमारे को शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी मिल जाए तो निश्चित रूप से 2 साल से हम कर रहे हैं। जॉबनेर में यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर के सामने हमने लगाया और ये अच्छा था जीरा। तो हम चाह रहे हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, और या कोई केमिकल उसका समाधान हो सकता तो वो, लेकिन वो उसका कोई रेजिड्यू ना बचे, ऐसे केमिकल्स जो नए आए हैं उन पर भी हम काम कर रहे हैं। और सीड स्पाइसेस में हम धनिया के ऊपर भी, मेथी के ऊपर भी, सौंफ के ऊपर भी, और अब जो माइनर सीड स्पाइसेस हैं उन पे भी काम करना चाहते हैं। अजवाइन हो, कलौंजी हो, विलायती सौंफ हो, अजमोद हो, सोआ हो, इनके ऊपर भी मैंने मेरे साथियों से कहा कि काम शुरू करें। 3 चीज़ों पे भी थोड़ा सा प्रमुखता से हम बताएंगे। और अनुसंधान का हमारा सीड पे भी मेजर फोकस है। मैं बताना चाहूँगा 2022 में जो सीड प्रोडक्शन था यूनिवर्सिटी का, पूरे जितने घटक हमारे जितने यूनिट्स हैं वो 4500 क्विंटल था। और अभी जो अप्रैल में सीड हार्वेस्ट हुआ है हमारा अलग अलग यूनिट से, वो 8500 क्विंटल सीड हार्वेस्ट हुआ है। उसमें ब्रीडर सीड भी है और सर्टिफाइड सीड और TL सीड, तीनों कैटेगरी है। और अभी हमारी 7-8 यूनिट जुड़ी नहीं है। जो नए कॉलेज बन रहे हैं उनके फार्म अभी डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे कोटपुतली है, किशनगढ़ बास है, पीतमपुरी है, झिलाई है, भुसावर है, बसेड़ी है। ऐसे जब कॉलेज और आ जाएंगे या 8 यूनिट और जुड़ जाएंगी, तो मेरा ये मानना है सीड प्रोडक्शन जो एक किसान से सीधा जुड़ी हुई चीज़ है। क्योंकि पुराने टाइम में हिसार, लुधियाना, पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय, वो बीज की वजह से जाने जाते थे किसानों के बीच में। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय भी हमारी साख किसानों के बीच में अगर हमें बढ़ानी है, तो हमारी वैरायटीज़ को एकदम से जैसे डेवलप होती है, विकसित होती है, सीड चेन में लाना पड़ेगा और सीड प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो ब्रीडर सीड जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। इसके अलावा जितना पॉसिबल हो पाए सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन किसानों के लिए करें। तो टारगेट मेरा ये है 2025 तक क्या ये सीड प्रोडक्शन हम 15,000 क्विंटल तक ले जा सकते हैं, जो 4,500 क्विंटल था। तो ये अगर 8 यूनिट हमारी विकसित हो जाएंगी तो निश्चित रूप से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। फिर प्रसार के क्षेत्र में तीसरा हमारा चीज़ प्रसार है।
प्रसार में हम लगातार KVKs के थ्रू किसानों की ट्रेनिंग, फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशंस, ऑन कैंपस ट्रेनिंग्स, ऑन कैंपस डेमोस्ट्रेशंस, और इसके अलावा जागरूकता, सारे प्रोग्राम आयोजित करना, किसान मेले आयोजित करना, भंडारण के ऊपर ट्रेनिंग कराना। इसके अलावा जॉबनेर में हमने जनवरी महीने में आपने देखा 19-20 21 या 20-21-22 3 दिन बड़ा मेला, शायद जॉबनेर के इतिहास में इतना बड़ा संगठित मेला नहीं हुआ होगा, जिसमें 100 के लगभग स्टॉल्स, एग्जीबिशंस लगाए और जिसमें 15,000 किसानों ने भाग लिया। जयपुर में भी हम पार्टनर थे, जो सीतापुरा एरिया में इंस्टीट्यूशनल एरिया में अक्टूबर में किया, उसमें भी हमने पूरे टेक्निकल प्रोग्राम्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर ने चलाए 3 दिन तक। तो इस प्रकार से एक्सटेंशन में भी हमारे KVKs आगे बढ़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के बीच हमारी प्रेजेंस वो कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ तक आधारभूत ढांचे की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें भी हम निरंतरता से काम कर रहे हैं। जो पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर है जॉबनेर की, जैसे अगर बात करें, चाहे वो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हों, हॉस्टल्स हों, या हमारी लेबोरेटरीज हों, डिपार्टमेंट्स हों, उनमें 1.5 साल में बहुत बदलाव हम लोगों ने किया है। उनका रेनोवेशन का, उनकी मरम्मत का, रंगाई पुताई का, लैब्स को ठीक करने का, टॉयलेट्स को इम्प्रूव करने का, और आप देख सकते हैं उनको जाके, स्टार्टिंग फ्रॉम हॉर्टिकल्चर टू एक्सटेंशन एजुकेशन, लाइब्रेरी की तरफ, और आगे हमारा जो सरस्वती भवन है या हमारा जो हेरिटेज स्कूल है पुराना, उसका रेनोवेशन का काम पूरा सारा। तो ओवरऑल हम फिर ये 3 यूनिट जो मैंने बताया, अब स्टेडियम, आज हमारा स्टेडियम इतना बढ़िया है, और इस साल हमने 15 के 15 जो हमारे कॉलेज हैं, यूनिट्स हैं, दुर्गापुरा रारी को जोड़कर, जहाँ PG शुरू की, MSc और PhD, लगभग 750 बच्चों ने भाग लिया। 4 दिन के इंटर कॉलेज गेम्स कराए, और बहुत ही सफलतम कार्यक्रम रहा हमारा वो 4 दिन का। इतने बच्चों का अरेंजमेंट करना, इतने इवेंट कराना, तो स्टेडियम की उपलब्धता थी, और अब उनको और आगे बढ़ाएंगे हम। इसके अलावा जो हमारे 8 कॉलेजों की जो बिल्डिंग बन रही है, वो शायद प्रदेश में जितनी गति उनमें है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। और मैंने आने के बाद सारी सैंक्शंस, सारे टेंडर्स, एजेंसी करवाया था और जो शिलान्यास करवाया था, और आज ये है कि हमारे भवन लगभग जुलाई अगस्त तक सारे लगभग तैयार हो जाएंगे, और 8 कॉलेज हमारे खुद के भवनों में चलेंगे। हमारी बेहतरीन लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम्स और दूसरी फैसिलिटीज़ हमारे बच्चे एंजॉय करेंगे, उनका लाभ लेंगे बच्चे। तो ये मेरा प्रयास। और जगह दुर्गापुरा में अगर आप जाएं तो दुर्गापुरा भी बहुत पुराना कैंपस है, और वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुरानी हो चुकी थी, और इतनी हमने वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया है कि पिछले साल आप जाते तो रिसर्च सीजन में सर्दी के अंदर पूरा कैंपस को ट्रांसफॉर्म हमने किया। तो इसी तरीके से एक एक कैंपस को लेकर, चाहे वो फतेहपुर का हो, चाहे वो नौगांव का हो, एक एक कैंपस को लेकर अभी लालसोट के अंदर पूरा कैंपस को हम लोगों ने नीट एंड क्लीन प्लांटेशन बच्चों को लगा करके, सबसे बड़ा हम काम कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए काम करते हैं। हम जब बच्चों को कोई भी दिन हो, कुछ हो, मैं व्यक्तिगत रूप से बच्चों के बीच में रहता हूँ, क्लासेज लेने तो एक बात है, अलग है। जब हम उनके लिए इतना काम कर रहे हैं तो हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हर प्रोग्राम में बच्चे पार्टिसिपेट करें, चाहे अर्थ डे हो, चाहे एनवायरनमेंट डे हो, चाहे वर्ल्ड हनी बी डे हो, चाहे कोई भी दिन हो, जल दिवस हो, तो सब में बच्चे हमारे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। और उसका ये है असर कि हमारे बच्चे स्वच्छता अभियान में भी बड़े पैमाने पर भाग लेते हैं। मेन कैंपस पे तो है ही है। आजकल बच्चे देख कर जब हम बच्चों को जोड़ते हैं सारे प्रोग्राम्स में ऑनलाइन, तो बाहर के बच्चों में भी बड़ा मोटिवेशन आ रहा है। आप जाएंगे भरतपुर, आप लालसोट, आप नौगांव, तो वहाँ के बच्चे भी वहाँ हमारे फैकल्टी के साथ मिलकर और कैंपस इम्प्रूवमेंट का स्वच्छता अभियान चलाते हैं। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालय जो हैं वो निरंतरता से हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, और आने वाले समय में मैं ये मान के चलता हूँ कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर देश के अंदर तो प्रख्यात होगा ही, पर विश्व पटल पर भी इस विश्वविद्यालय का नाम होगा।